नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे झारखंड में पंचायत चुनाव की सरगर्मी जैसी समाप्त हुई, निर्वाचन आयोग नगर निकाय, नगर परिषद, नगर पंचायत चुनाव को लेकर एक्टिव हो चुके हैं। झारखंड में 14 जिले ऐसे हैं जिनका कार्यकाल नगर निकाय क्षेत्र है, जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हो चुका है और 6 नए क्षेत्र हैं जहाँ पे चुनाव होना है। बहरहाल आपको बता दें कि झारखंड के कई ऐसे ज़िले हैं जिनका कार्यकाल 2023 में समाप्त होगा। इसी को लेकर जितने भी पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, इस पे मंथन कर रहे हैं और सरकार के द्वारा या निर्वाचन आयोग और सरकार के बीच में जो समन्वय बन रहा है चुनाव को लेकर, इसमें विरोध भी हो रहा है और क्या कुछ सामने आ रहे हैं तमाम बिंदुओं पे मैं बात करूँगा। आपको बता दें कि अभी हम आए हुए हैं रांची जिला में वार्ड नंबर नगर परिषद क्षेत्र है, वार्ड नंबर 29 और यहाँ के जो वर्तमान पार्षद हैं सोनी परवीन जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जनता ने जब इनको 5 वर्षों का समय दिया, इस 5 वर्षों में इनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम हुआ। इसके साथ साथ इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर ऐतिहासिक काम कौन सा हुआ, इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर समस्याओं का भी सामना करना पड़ा होगा। सबसे महत्वपूर्ण समस्या क्या हुआ, कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद किए, आगे की क्या रणनीति है, इसके अलावा कुछ पॉलिटिकल सवाल जवाब भी किए जाएंगे। तो हमारे साथ जुड़ गए हैं वार्ड नंबर 29 के पार्षद हैं सोनी परवीन जी और उनके बगल में बैठे हुए हैं पार्षद प्रतिनिधि हैं फैयाज वारसी जी हैं, जो अपने पत्नी को डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, इस वार्ड के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कैसे मदद करते हैं। हालांकि इनके बारे में बता दें कि जिस तरह से यूपीएससी का परीक्षा होता है, लगातार 2 बार से परीक्षा दिए और वो फेल हुए, लेकिन इनकी पत्नी पहले बार यूपीएससी की परीक्षा दी और इस परीक्षा में सफल हुए। यानी कहीं ना कहीं लकी कह सकते हैं, जो जनता ने इन पे भरोसा किया और इनको काम करने का मौका दिया। पहले तो आपको वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस तरह का प्रोग्राम रखा है, हमारी आवाज़ को जनता के थ्रू पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जनता के पास और सरकार के पास पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग को बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आपको भी वेब समाचार में बहुत बहुत स्वागत है। आपको भी धन्यवाद, चूँकि आप घर घर चल के, पूरे वार्ड चल कर एक एक जनप्रतिनिधि से मिल रहे हैं, जनता की आवाज़ सुन रहे हैं और सरकार तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं बड़ा सराहनीय है। और इस तरह कार्यक्रम चलना चाहिए ताकि जनता जागरूक हो और सरकार भी जागरूक हो। जो बातें हैं चुन के आ रहे हैं वो पूरे पब्लिक के बीच में आना चाहिए। अच्छा, ये बताइए कि जनता ने जब आपकी पत्नी को मौका दिया इस वार्ड के डेवलपमेंट को लेकर के, क्या कुछ डेवलपमेंट या विकास का काम हुआ, आप बताइए। यहाँ ये वार्ड बहुत गरीब वार्ड है और यहाँ बहुत सारी मैंने विकास किया है। जैसे कि करीब 6, 7, 8 मैंने यहाँ पे नाली बनवाई है, कलवड़ बनवाए हैं, बहुत सारे रोड बनवा रखी है। बहुत मैंने झज्जड़ स्थिति में ये वार्ड मुझे मिला था, मैं उसके विकास कर रही हूँ और आगे भी करती रहूँगी, जनता चाहेंगे तो। बिल्कुल आप जिस तरह से डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं, निश्चित तौर से आपको जनता मौका देगी। जी, मैं जनता से यही आग्रह करती हूँ कि फिर मुझे अपना आशीर्वाद दे और मुझे फिर से अपना आशीर्वाद दे, दुआ दे और बहुमूल्य वोट दे और आगे भी मुझे आने का मौका दे। वारसी जी, आप बताइए कि इनके कार्यकाल में, हालांकि इनका वक्त जो है 5 वर्षों का है, 4 सवा 4 साल का वक्त गुजर चुका है, प्रधानमंत्री आवास योजना का कितने लोगों को लाभ मिला? देखिए, ऐसा है कि इससे पहले जो वार्ड था, ये वार्ड था 30, लेकिन जब परिसीमन किया गया तो इस वार्ड को 29 में तब्दील कर दिया गया। तो उस समय हमारे वार्ड से बहुत से लाभुक लोग को वहाँ का मकान मिला और कुछ हमारे कार्यकाल में आया तो जिसका मकान हमने ने बनवाया। लेकिन हमारे पास ये की शिकायत आपको नहीं मिलेगा कि कोई भी लाभुक हमको आके पैसा दे। मैं निस्वार्थ भाव से निःशुल्क काम करता हूँ और उस समय के जो पार्षद थे उनके द्वारा भी कुछ पास किया गया, उनके द्वारा भी कागज आया। मैं किसी से भी 4 आना लेने का ज़रूरत महसूस नहीं करता, चूँकि ये गरीब इलाका है और गरीब को जब सरकार अनुदान दे रही है तो उससे लेने का कोई मतलब नहीं है। और बहुत से लोगों का शिकायत रहता है कि वहाँ गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इस सब चीज़ से हम बहुत दूर भागते हैं और उसके बाद 10-12 लोग उसमें बने और अभी हमारे कार्यकाल में लगभग 5-6 लोगों का प्रधानमंत्री आवास योजना पास किया, जो 2-3 दिन पहले हम लोग सबको चिट्ठी प्राप्त करवाएं और सबका काम चालू है। आपको बता दें कि ये तो ODF मुक्त हो चुका है। शौचालय का जो योजना था वो अब प्रधानमंत्री आवास योजना में ही देने का योजना बनाया गया है, जो केंद्र सरकार का है। तो ये बताइए कि पेंशन कितने लोगों को बना और राशन कार्ड?
हमारे वार्ड में जब से वार्ड नंबर 29 का सिलेक्शन हुआ है, उसके बाद जब से जीत के हम लोग आए हैं, 469 लोगों का हमने विधवा वृद्धा पेंशन पास कराया, जो हमारे पास आज लिस्ट है। और हमारे इलाके में पहले वृद्धा पेंशन और विधवा पेंशन से वंचित थे लोग। मैंने घर घर जाकर लोगों को कैंप लगवा के सब लोगों का पास करवाया और सभी लोग खुश हैं। ऐसे ऐसे गरीब लोग हैं, बताया जाए कि उनके तन में कपड़े नहीं हैं, वो लोग जब फॉर्म भरने के लिए आते हैं मेरे आँख से आंसू निकल आती है। मैं अपने प्रयास से जाके ऑफिस में दौड़ के सीओ साहब से मिल के, सीआई से मिल के, कर्मचारी से मिल के 469 लोगों का हमने वृद्धा और विधवा पेंशन बनाने का काम किया और लगभग पूरे वार्ड में राशन कार्ड बनाने का काम किया। बहुत से ऐसे मजदूर गरीब लोग थे जिनका मैं इलाज की आवश्यकता थी, मैं 1 दिन 2 दिन दौड़ के सेम डे में राशन कार्ड बनाने का काम किया। तो जनता उससे बहुत खुश है। तो ये बताइए कि जब जनता ने मौका दिया 2 टर्म से, जो पहले से जो पार्षद थे उनके द्वारा क्या काम हुआ, क्या नहीं काम हुआ, जनता ने अपना निर्णय सुनाया और आपकी पत्नी को नए जब वार्ड नंबर 29 का गठन हुआ और इनका नाम जो है स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा, सोनी प्रवीण जी का नाम, जो वार्ड पार्षद का जब गठन हुआ तो ये बताइए कि इनके कार्यकाल में कोई ऐतिहासिक काम बताइए जो पूर्व में नहीं हुआ था, या यूँ कहे कि जब से बिहार से झारखंड अलग हुआ जो डेवलपमेंट चाहिए था नहीं हुआ, इनके कार्यकाल में हुआ कोई? देखिए, ऐसा है, पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये वार्ड 30 में आता था। जब परिसीमन से जब इसका अलग किया गया तो 29, मैं इनके कार्यकाल के बारे में विशेषता बता रहा हूँ। तो उस समय बहुत बड़ा वार्ड हुआ करता था 30, लेकिन हमारा इलाका इस चीज़ से वंचित रहता था विकास से। अब कारण जो भी रहे, पैसे के अभाव में या फिर परिसीमन के लेके, जब से हमारी पत्नी जब पार्षद बनी है तो हम लोगों ने ऐतिहासिक बहुत से काम किए हैं। जैसे 2 जल मीनार बनाने का हमने काम किया है, एक तो कंप्लीट हो गया, एक कंप्लीट पे है। और घर बनाने का काम किया, रोड बनवाए, नाली बनवाए, नाला बनवाए और साफ़ सफाई और 369 में स्ट्रीट लाइट लगवाने का हमने काम किया। पहाड़ी के चारों ओर पेवर ब्लॉक का काम किया गया 15वीं वित्त आयोग से, जो पेवर ब्लॉक का काम है किया गया। अच्छा, ये बताइए कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या क्या है? इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या अगर माना जाए तो यहाँ पे हमारा वार्ड पानी से बड़ा जूझता है। पहाड़ी मंदिर के ऊपरी हिस्से में आज नहीं, हमारे हमको लगता है कि 30-40 साल पहले हमें टैंकी का निर्माण किया गया था और वहीं से वाटर सप्लाई होता था। यहाँ वो लोग पानी से जीवन बसर करते थे। लेकिन जब से क्या नाम है जल का जब कठिनाई उत्पन्न हुआ तो जैसे भी क्या नाम है जुटकों के द्वारा ये काम निकाला गया, तो फिर हमारे वार्ड में 2 जल मीनार बनाने का काम किया गया। एक तो बना के कंप्लीट हो गया और अब दूसरा कंप्लीट होने पे है। इसके बनने से हमको लगता है हमारे वार्ड को तो फ़ायदा होगा ही, इससे सटे हुए जितने वार्ड है सभी को पानी बहुत ही आराम से मिलेगा। सब जगह कनेक्शन भी हो चुका है, इसका लाभ मिलेगा, पूरा लाभ मिलेगा। अच्छा मैडम, आप बताइए कि चूँकि आप महिला हैं और कई महिलाएं आपके पास भी आते होंगे स्वरोजगार को लेकर, बोलते होंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं स्वरोजगार करना चाहता हूँ, कैसे मदद करते हैं उनको? समूह के माध्यम से जोड़ के, ट्रस्ट के माध्यम से, कैसे? रोजगार तो ऐसा है कि हम लोग के हाथ में तो है ही नहीं कि हम लोग दे पाएँ वो लोग को। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि थोड़ा कुछ किसी को पैसा दे दिए या समूह के माध्यम से जोड़ के, जो महिला लोग का समूह, जी महिला लोग को जो समूह चलता है उसमें जोड़ देते हैं उन लोगों को कि ये बेरोजगार है, इनके घर में बहुत दिक्कत है, इनको बहुत से ऐसे घर हैं जहाँ लेडीज़ घर चलाती है, तो उस जगह पे उन लोगों को जोड़ने का काम करते हैं और उनको वहाँ से कुछ लाभ मिलते रहती है और जिससे उसका घर चलती है। जी। अच्छा, आप बताइए कोरोना काल में कैसे लोगों को मदद? देखिए, कोरोना काल तो बड़ा ही भयंकर काल था उस समय। तो मतलब ऐसा स्थिति था हमारे वार्ड में कि हर 10-15 मिनट में एक फ़ोन आया करता था कि हमारे यहाँ कोरोना हो गया। तुरंत वहाँ ब्रैकेटिंग करना, डॉक्टर को बुलाना, वहाँ से उठा के उनको जाकर हॉस्पिटल भेजना। उसके बाद जब दूसरे दौर का जब आया कोरोना तो स्थिति बड़ा भयावह था और हमारे इलाके में गरीबी ज़्यादा है। गरीबी कहने का मतलब है कि बहुत से लोग हैं, रिक्शा चालक हैं, पान बेचने वाले हैं, चाय बेचने वाले, सब्जी बेचने वाले, इस तरह लोग खाने का बड़ा जंजाल, डेली वेज कमाने वाले, मतलब दैनिक मजदूर थे ज़्यादातर। और उस पीरियड में देखिए, हम तो बहुत छोटा आदमी है, बहुत बड़ा आदमी नहीं है, लेकिन हमने अपने 2 बेटी का एफडी तोड़वा के करीब 5 लाख रुपये राशन बांटे हैं ताकि हमारे इलाके में कोई भूखा ना रहे। हमने निरंतर लगभग हमको लगता है कि महीना दिन ऐसा पूरा काम किए, घर घर राशन पहुंचाने का काम किए। उसमें सभी समुदाय के लोग आए
और ऐसे ऐसे लोग आए, मतलब जिसे चिन्हित करना मेरे लिए बड़ा दिक्कत का समय था। पढ़े लिखे शरीफ लोग जो मतलब फ़ोटो से भागते हैं, हमारे यहाँ कोई फोटोग्राफ नहीं हुआ, क्योंकि बहुत से इज्जतदार लोग होते हैं, किसी के यहाँ तो कुछ मदद लेता है तो थोड़ा सा उनको दिक्कत महसूस होती है। हमने किसी का भी कोई भी फोटोग्राफ नहीं किया, घर घर जाने का प्रयास किया, घर तक पहुँचाने का प्रयास किया। जहाँ से हमारे सटे हुए आस पास के जो वार्ड हैं वहाँ के लोग भी हैं, उनको भी हमने मदद किया, लोग आए मदद किए। चूँकि मानवता बहुत बड़ा धर्म है, उससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। चूँकि 5 लाख 4 लाख 3 लाख 2 लाख का कोई मसला नहीं है, लेकिन होता क्या है कि जब गरीब कोई भूखा रह जाए, जिस दिन अनाउंस हुआ कि लॉकडाउन लगना, हम दूसरे दिन से अनाज का वितरण करने लगे। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आपका कितने का मिला इस वार्ड के लिए? इस वार्ड में 2 बड़े कार्य हुए हैं। 2 तो जल मीनार बना, और उसके बाद खादगड़ा BSUP में आवास है, वहाँ बाउंड्री वाल खुला हुआ था, उसको बनवाने का काम किए। और उसके बाद 90 लाख के लागत से ये पहाड़ी के चारों ओर, मतलब चारों ओर परिक्रमा कर लिया जाए तो चारों ओर पेवर ब्लॉक लगाने का काम किए। और उसके बाद हमको 14वें वित्त आयोग में हमको हमेशा छांट दिया गया, चूँकि उसका लाभ हमको नहीं मिल पाया, जबकि ज़रूरी कामें थी, लेकिन हमको किसी तरह से वंचित रखा गया। फिर भी हम अपने फंड से जो वंचित कार्य था उसको पूर्ण करने का हमने काम किया। लिए तो आपका ड्रीम प्रोजेक्ट क्या होगा? केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाएं तो जो भी आएंगे काम करेंगे, लेकिन आपके मन में होगा कि कुछ ऐसे काम बच गए हैं, या कुछ हमारे मन में है कि इस वार्ड को स्मार्ट सिटी के रूप में अगर डेवलप करने की बात हो, तो इसके लिए आपने क्या कुछ सोचा है? देखिए, हमारे वार्ड तो गरीब जरूर है लेकिन स्मार्ट है। गरीब जरूर है लेकिन स्मार्ट है। कारण ये है कि सभी समुदाय के लोग रहते हैं, अच्छे लोग रहते हैं, सभी शिक्षित पढ़े लोग हैं। और इस वार्ड की विशेषता ये है कि हर अच्छे लोग कोई बहुत विनम्र तरीके से आते हैं, अपनी समस्या को रखते हैं और उसको उसी तरह हम लोग टैकल करके उनको पूरा करते हैं। लेकिन इस जगह पे 2 चीज़ की कमी है। पहला कमी है कि एक अच्छा कम्युनिटी हॉल नहीं है, जिसमें एक सामुदायिक वन बने, जिससे गरीब तबके के लोग का आराम से शादी ब्याह छोटा मोटा कार्यक्रम हो जाए। और एक अच्छा क्लिनिक हो, एक अच्छा क्लिनिक हो जो फर्स्ट एड का सुविधा रहे, ताकि उनका मतलब छोटा मोटा इलाज हो जाए, ताकि बड़ा हॉस्पिटल जाने से वो बचे। मेरा ये विज़न है। अच्छा, आप बताइए कि आप महिलाओं के लिए क्या कुछ सोचें इस वार्ड के लिए, अगर जनता आपको मौका दे देती है तो? मैं चाहती हूँ महिलाओं के लिए एक लोग को रोज़गार मिले, इसलिए जैसे सिलाई बुनाई वाला जो कार्य होता है, उस तरह का कोई सरकार मुझे दे कि मैं महिलाओं को उससे जोड़ पाऊँ। सिलाई बनाए, पापड़ बनाए, ये सब करने वाली जो महिलाएं रहती है, जी, उस तरह का मैं चाहती हूँ कि ये हो। और शिक्षा को लेकर ये इस जगह पे स्कूल भी है, मगर बढ़िया स्कूल नहीं है, इसलिए जी सरकारी स्कूल है, इसलिए 1 आध 2 स्कूल होनी चाहिए, खासकर लड़कियों की बात, लड़कियों के लिए। क्योंकि बहुत दूर दराज जाना पड़ता जी, बहुत दूर, यहाँ से स्कूल दूर है। है। अच्छा, आप बताइए कि अगर जनता आपको दूसरी बार आपकी पत्नी को मौका दे देता है, तो क्या आप उपाध्यक्ष के लिए फाइट करेंगे? देखिए, ऐसा है ना, उस समय का सरकमस्टेंसेस क्या होगा उसमें बताना होगा। क्योंकि देखिए, जब हम जीत के आएंगे दोबारा, अगर मान लीजिए जनता का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है, नहीं, वो तो सिलेक्शन हमको मालूम है। जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए चुनाव हम जीत के आए, जनता का भरोसा हमें प्राप्त हुआ, तो उस समय का फिजा क्या होगा उस समय निर्णय लेंगे। लेकिन अभी तक फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। ये बताइए कि झारखंड के पूर्व राज्यपाल हैं द्रौपदी मुर्मू, उनको राष्ट्रपति के लिए उम्मीदवार बनाया गया एनडीए के द्वारा, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, ये जो मोदी जी का कदम है, बड़ा सराहनीय कदम है। सराहनीय कदम इसलिए है कि एक झारखंड की गरीब आदिवासी को उन्होंने एक उच्च पद के लिए चुना, ये बहुत अच्छी बात है। और उनका कुछ विज़न बहुत अच्छा लगता है हमें। और उसके ठीक समानांतर में खड़ा किया गया यशवंत सिन्हा जी को। तो यशवंत सिन्हा नो डाउट वो भी बहुत अच्छे पढ़े लिखे व्यक्ति, वो IAS रह चुके हैं, लेकिन समय की नज़ाकत को वो नहीं समझ पाए। और हमें लगता है कि द्रौपदी मुर्मू को जीतना चाहिए और यहाँ से आशीर्वाद मिलेगा। ये बताइए, जैसा कि आपने केंद्र सरकार एनडीए सरकार की बात कही, तो केंद्र सरकार ने अग्निपथ योजना को भी लेकर के आए, इसके बारे में क्या कहें? देखिए, मोदी जी का जो संकल्प है या जो विज़न है, वो हर चीज़ को निजीकरण करना चाह रहे हैं। निजीकरण के पीछे बहुत बड़ा मसला है। मसला ये है कि जो सरकारी नौकरी लेके 30 वर्षों तक एक जगह पर बैठे रहते हैं, और उसके बाद बहुत सा पेंशन है, ग्रेजुटी है, ये सब जो मिलता है, उस सब चीज़ से हटाना चाह रहे हैं मोदी जी। और ये 4 साल का जो अग्निवीर जो योजना है, ये कहीं तक हमको लगता है कि ठीक नहीं है। चूँकि देखिए, सेना में तो 14 साल 15 साल का कार्यकाल रहता है और बहुत से लोग मेहनत करके
दूर दराज से लोग अपने अभ्यास करके फिर जब उस जगह पहुंचते हैं तो 4 साल का टर्म मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मेरे हिसाब से सरकार किस पे विचार कर रही है? सरकार को पुनः विचार करना चाहिए, चूँकि देखिए वो जहाँ मसला है बॉर्डर का, तो बॉर्डर में 4 साल के लिए कोई वैकेंसी करेगा भरेगा और फिर 4 साल के बाद वो करेगा क्या, ये सोचने की बात है। मान लीजिए कोई भी व्यक्ति अगर परिश्रम करके मेहनत करके किसी चीज़ को अचीव करता है और फिर 4 साल के बाद उसका अंतराल खत्म हो जाएगा, तो वहाँ पर थोड़ा दिक्कत का विषय, इसे पुनः विचार करना चाहिए सरकार को। ये बताइए कि जब से झारखंड का स्थापना हुआ तब से कई मुख्यमंत्री आए और गए, अगर डेवलपमेंट की बात कहें, विकास की बात कहें, तो बेहतर किसे मानते हैं? देखिए ऐसा है कि जैसे इस राज्य का गठन होने के बाद जो पहले मुख्यमंत्री थे बाबूलाल मरांडी जी, उन्होंने काम किया, इससे इनकार नहीं है, लेकिन फिर वो लोकल गतिविधि में फंस गए, आदिवासी मूलवासी के चक्कर में फंस गए, उसके लेकर उनको सरकार गिर गई और उनका फिर चयन खत्म हो गया। उसके बाद अर्जुन मुंडा जी आए, अर्जुन मुंडा जी भी अपने ढंग से काम किए, और विशेषता ये है कि सबसे बढ़िया अगर कार्यकाल देखा जाए तो रघुवर जी के शासनकाल में अच्छा काम हुआ, क्योंकि इनका कार्यकाल पूरा हुआ। लेकिन अभी मान के चलिए हेमंत जी की सरकार बनी है, तो जैसे उस सरकार का गठन हुआ, जैसे अब चुन के आए और जैसे मुख्यमंत्री में कोरोना महामारी आ गया, उनका भी दोष नहीं है, क्योंकि मान के चलिए खजाना खाली रहेगा तो कौन सा विकास काम होगा। लेकिन उनका भी कार्यकाल ठीक चल रहा है और दबाव में नहीं चल रहे हैं, काम ठीक कर रहे हैं, और हमें लगता है कि रघुवर दास जी और हेमंत जी का सरकार ठीक रहा। आपके मतलब नज़र में बेहतर है? बेहतर रहा। चूँकि कोरोना काल की वजह से ये थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गई और देश दुनिया सभी लोग परेशान हुए। हालांकि जितने भी पार्षद हैं, मुखिया हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं, सभी के फंडों में कटौती किया गया डेवलपमेंट को लेकर के, यानी यूँ कह सकते हैं कि डेवलपमेंट भी का जो रफ्तार था वो थम सके। अच्छा ये बताइए कि मानदेय को लेकर के क्या सोचते हैं? सरकार दोहरी नीति अपनाती है, एमपी एमएलए को मानदेय मिलता है, वो अपने स्तर से सब लोग बढ़ा लेते हैं, उनका जितने बार कार्यकाल होगा उतने बार उसको पेंशन मिलेगा। तो जिस तरह से एमपी एमएलए एक प्रतिनिधि हैं, तो आप भी प्रतिनिधि हैं, तो मानदेय में और पेंशन लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए ये तीसरा सीढ़ी है और पहला सीढ़ी माना जाए इसको। विधायक, सांसद, उसके बाद पार्षद का आता है, तो पार्षद भी एक जनप्रतिनिधि और जनता से डायरेक्ट जुड़ी हुई है। हमें लगता है कि डायरेक्ट जनता से जुड़ी हुई है पार्षद, एक एक व्यक्ति को जानता है, वो एक एक व्यक्ति को जानता है। तो जहाँ तक मसला है पेंशन का और मानदेय का, तो सरकार को पुनः विचार करना चाहिए एक बार, जो उनका है उसी के अनुसार बीच का रास्ता निकाल के मानदेय देना चाहिए। अच्छा ये बताइए, अंतिम सवाल आपसे है कि जिस तरह से मतलब कार्यकाल जो होते हैं, जितने भी पार्षद वगैरह का कार्यकाल होता है, तो दोहरी नीति को लेकर के जिस तरह से डबल इंजन की सरकार थी, वार्ड के डेवलपमेंट की बात कहें तो कई पार्षदों से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि जिनका कार्यकाल 2020 में समाप्त हुआ और दूसरे का कार्यकाल 23 में समाप्त हो रहा है, सभी जितने भी जिनका कार्यकाल 23 में होगा वो लोग विरोध कर रहे हैं कि जब उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, एक्सटेंड कर रहे हैं, जब मेरा कार्यकाल समाप्त नहीं हुआ तो हमारे कार्यकाल को छोटा क्यों किया जा रहा है? इसके बारे में क्या कहते हैं? देखिए ये को और निर्वाचन आयोग को सोचना चाहिए कि कोई भी जनप्रतिनिधि जीत के आता है, उसका एक टर्म होता है और उस टर्म से बिफोर कहीं से उचित नहीं है। ये दोहरा नीति अपनाया जा रहा है। मेरा कहने का मतलब है कि 5 साल के लिए हम लोग चुन के पब्लिक भेजी है, तो 5 साल तुम लोग सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। अब जोन जिला में नहीं हुआ है, 2020 में कार्यकाल समाप्त हो गया, तो मान ली 2 साल एक्सटेंड किया गया, तो 6 महीना और एक्सटेंड कर देना चाहिए। चूँकि देखिए हमको तो जनता 5 साल की चुन के लिए भेजी है। और फिर मान लीजिए यहाँ पे सरकार और निर्वाचन आयोग के बीच में अपना डिस्कस चल रहा है, समन्वय बन रहा है कि पेपर के माध्यम से हम आपको जो न्यूज़ प्राप्त हुआ हम लोग को देखने को मिला कि हो सकता है कि दिसंबर में चुनाव हो जाए, लेकिन यहाँ तक दोहरी नीति अपनाई जा रही है। तो हमारा विचार है, अपना विचार ये है कि सरकार को ये सभी इलेक्शन जो है ना 23 में कर देने से ज़्यादा बेहतर होता, ताकि हमारा टर्म भी पूरा हो जाता और उन लोगों का 6 महीने का एक्सटेंशन और कर दिया जाता। और सरकार को जो है खर्च होता है बराबर, एक बार में खर्च खत्म हो जाता। लेकिन कहीं से उचित नहीं है कि 6 महीना बिफोर पहले इलेक्शन हो जाए, क्योंकि जनता तो 5 साल चुन के भेजी है। अब 4.5 साल में मेरे टर्म को आप क्लोज कर दीजिएगा तो 6 महीना तो इसे चला गया और 2 साल कोरोना में चला गया, तो हमें तो 2 ही साल ना मिला।
4.5 साल का कार्यकाल में 2 साल कोरोना चला गया और 6 महीना बिफोर अगर इलेक्शन हो जाती है तो 2.5 साल हो गया और 4.5 साल में समाप्ति कर देते हैं तो 2 ही साल हमको मौका मिला सेवा करने का। तो यहाँ तक उचित नहीं है। इसको चाहिए कि 2023 में सारा इलेक्शन हो। मेरा अपना व्यक्तिगत विचार है। सरकार को और निर्वाचन आयोग को इस पर थोड़ा सा गौर फिक्र करने की ज़रूरत है। हाँ, विचार करना चाहिए। तो आपने सुना कि जिस तरह से पार्षद प्रतिनिधि हैं फैयाज वारसी जी हैं, इनका क्या कुछ अपना व्यक्तिगत विचार है चुनाव को लेकर, क्योंकि कई ज़िले ऐसे हैं जिनका चुनाव का जो कार्यकाल है 2020 में समाप्त हो चुका है और कई ज़िलों में 2023 में समाप्त होगा। तो सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और इसके अलावा राष्ट्रपति चुनाव को लेकर, 1932 खतियान को लेकर, अग्निपथ योजना को लेकर, या झारखंड में कई मुख्यमंत्री आए और बेहतर कार्यकाल किनका रहा और आगे की क्या रणनीति है, तमाम बिंदुओं पे इन्होंने बारीकी से अपने पक्ष को रखा है। और सरकार से मांग भी की है कि कम से कम मानदेय पेंशन योजना में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह से प्रतिनिधि मैं हूँ, इसी तरह से प्रतिनिधि मंत्री हैं, विधायक हैं, MP हैं, तो हमारे बारे में भी सोचना चाहिए। बहरहाल आप चलते हैं दूसरे पार्षद के पास, उनसे जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया है। तमाम बिंदुओं पे मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन भी दबाएं ताकि हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया।